शुरुआत कर रहे हैं हम लोग विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, परासरण दाब किसे कहते हैं या परासरण किसे कहते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, परासरण और विसरण में अंतर के बारे में। इसके साथ ही साथ जब परासरण दाब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे परासरण दाब का मापन कैसे किया जाता है और परासरण दाब मापने के लिए वान ठाप समीकरण का। क्लियर है, तो इतना सारा कॉन्सेप्ट जितना भी परासरण दाब से रिलेटेड है उसको हम लोग इस एक वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परासरण किसे कहते हैं। ध्यान से समझना, हेडिंग डालो तो पहले परासरण, क्या पढ़ रहे हैं, परासरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। वह प्रक्रिया जिसमें कोई शुद्ध विलायक है तो उसके जो कण है कम सांद्र विलयन से किधर जाते हैं, कम सांद्र विलयन से किधर की ओर गति करते हैं, उच्च सांद्र विलयन की ओर। ध्यान से समझने का कोशिश करना, उच्च सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई विलायक है, कोई शुद्ध विलायक है, उस शुद्ध विलायक में उपस्थित, ठीक है ना, जो कण है, विलय के कण है, वो क्या कर रहे हैं, कम सांद्र वाले विलयन से किधर की ओर गति कर रहे हैं, उच्च सांद्र विलयन की ओर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण। या फिर शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हो कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का अभिगमन, अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का क्या होता है, अभिगमन। ठीक है, अणुओं का अभिगमन, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका परासरण। क्या होता है, परासरण बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, ये जो परासरण का क्रिया है, ठीक है ना, परासरण का क्रिया होता है वो मेनली होता है किसमें, अर्धपारगम्य झिल्ली में। इसमें होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब ऐसा झिल्ली जिसमें से कुछ केवल, ठीक है ना, विलेय के अणु या केवल कोई विलायक के अणु ही क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, यानी कि इसमें कोई निश्चित अणु ही क्या कर सकता है, उस झिल्ली से अगल बगल आर पार जा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अंडे का जो झिल्ली रहता है, ठीक है ना, अंडे का एल्ब्यूमिन रहता है ना, ठीक है, तो उसको हटा देंगे तो उसका जो झिल्ली रहता है वो वाला अंडे की झिल्ली हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग विद्युत रासायनिक विधि से तैयार किया हुआ आपका क्या झिल्ली लेते हैं उपयोग में, कॉपर फेरोसाइनाइड का। इसका उपयोग करते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड का। ठीक है, किशमिश रहता है उसका जो झिल्ली रहता है वो भी। क्लियर है, तो वो सब किसका उदाहरण है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। ठीक है, जिसमें विलायक के कुछ निश्चित अणु ही क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। कुछ निश्चित अणु ही क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। क्लियर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी कि झिल्ली भी अलग अलग प्रकार का होता है ना, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, एक पारगम्य झिल्ली होता है जिसमें से विलेय के अणु भी और विलायक दोनों के अणु गति कर सकते हैं, विलेय या विलायक। ठीक है, दोनों के अणु गति कर सकते हैं, दोनों के अणु आर पार गति कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारगम्य झिल्ली। वैसे ही होता है एक क्या, अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, जिसमें ना तो विलेय पार हो सकता है ना तो विलायक। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, ये कहानी हो गया किसका, परासरण का। किसका, परासरण का। यहां तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, यानी कि परासरण का क्रिया केवल किसमें होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली में होगा। किसमें होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली में। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देना, ये जो परासरण होता है, ठीक है ना, ये जस्ट विपरीत माना जाता है इसको किसके, विसरण के। किसके, विसरण के। विसरण का क्या परिभाषा होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जैसे कि मैं यहाँ पास एक अगरबत्ती जलाऊंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा तो अगरबत्ती का धुआं यहाँ पास ज्यादा होगा, सांद्रता इसका अधिक होगा। और रूम में अगरबत्ती का धुआं है क्या, नहीं, तो अधिक सांद्रता से किधर की ओर जाएंगे, धुआं लोग कम सांद्रता की ओर। और पूरे रूम में ये जो धुआं रहेगा अगरबत्ती का वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मतलब गैस का जो प्रसार होता है ना, वो किसका उदाहरण है, आपका विसरण का। किसका, विसरण का। जस्ट अपोजिट होता है उसी का परासरण, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। ट्रिक करके याद रख लेना, कप करके, कम से अधिक वाला क्या होता है, परासरण होता है। क्या होता है, परासरण। और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाला क्या होता है, विसरण होता है। क्या होता है, विसरण। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो परासरण होता है उसका हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। परासरण के प्रकार, परासरण के प्रकार। परासरण जो रहता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका अंतःपरासरण, अंतःपरासरण, और एक होता है आपका बाह्य परासरण। क्या होता है, बाह्य परासरण। ध्यान से समझने का कोशिश करो, अंतःपरासरण और एक बाह्य परासरण। एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, अंतःपरासरण और एक बाह्य परासरण को देखो। हम लोग क्या लिए, किशमिश लिए, ठीक है ना, क्या लिए, किशमिश। ठीक, और ये जो किशमिश है, ठीक है ना,
इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, जल में डुबा दिए। किस में डुबा दिए? जल में। क्लियर है? जैसे ही इस किशमिश को हम लोग किस में डुबाए? जल में। अब किशमिश के अंदर जो शक्कर है, ध्यान समझना, शक्कर का जो सांद्रता है वो क्या होता है आपका? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जल में शक्कर है क्या? नहीं। मतलब जल में सांद्रता, जल का सांद्रता क्या है? अभी कम है। सांद्रता क्या है? कम। अब हम लोग क्या पढ़े? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का अभिगमन। मतलब जो जल के अणु होंगे वो किधर जाएंगे? अधिक सांद्रता की ओर। यानी जल के अणु किसके अंदर चले जाएंगे? किशमिश के अंदर चले जाएंगे। और ये किशमिश क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। किशमिश क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो ये कहानी हो गया किसका? अंतः परासरण का। किसका उदाहरण हो गया? अंतः परासरण का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः परासरण। वेज किशमिश है, लेकिन अब मैं इसको किस विलियन में रख दिया? शक्कर के विलियन में रख दिया। किसके विलियन में रख दिया? शक्कर के विलियन में। ठीक है ना? शर्करा विलियन है। ठीक है। और ये जो किशमिश है, किशमिश के अंदर भी शर्करा है, लेकिन ये जो शर्करा है अब इसका सांद्रता क्या है? कम। और बाहर के शर्करा का सांद्रता क्या है? अधिक। तो अब यहाँ पर देखो, इसका सांद्रता क्या है? कम, इसका क्या है? अधिक। तो कम सांद्रता की से अधिक सांद्रता के और अणुओं का अभिगमन होगा फिर से। तो अब ये जो किशमिश है वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ये कई लोग ऐसा उदाहरण देते हैं, अंगूर डाल देते हैं और अंगूर नमक के विलयन में डालते हैं, तो अंगूर जो रहता है उसमें का जितना भी पानी रहता है वो बाहर क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो ये उदाहरण हो गया किसका? आपका बाह्य परासरण का। यानी परासरण की घटना यदि अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर की ओर होती है, ठीक है, तो अंतः परासरण। और अर्धपारगम्य किशमिश का झिल्ली है ना, और इसके बाहर हो तो क्या होता है आपका? बाह्य परासरण। क्या होता है? बाह्य परासरण। यहां तक समझ आया कि नहीं? विथ एग्जाम्पल। तो परासरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। परासरण का परिभाषा, और उसके बाद हम लोग पढ़े परासरण की क्रिया होती है किसमें? अर्धपारगम्य झिल्ली में। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में थोड़ा सा। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण तुम लोगों को किसका दिया हूं? आपका कॉपर फेरोसाइनाइड का। कॉपर फेरोसाइनाइड का याद रखना है जी आप लोगों को। एग्जांपल CuFeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या है ये? कॉपर फेरोसाइनाइड। ये कृत्रिम विधि से तैयार किया गया है ना, ठीक है, कृत्रिम विधि से तैयार है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये तो तुम लोगों को उदाहरण दे दिया किसका? अंतः परासरण और बाह्य परासरण का। ये अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अंतः परासरण बाह्य परासरण का एक और उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? दो समान आकार का अंडा लेते हैं। दो समान आकार का क्या ले लिए? अंडा। ठीक है। अब ये जो अंडा है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? सांद्र HCl में डुबा देंगे। सांद्र HCl में डुबाएंगे। सांद्र HCl में जैसे ही डुबाएंगे तो उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, ध्यान समझने का कोशिश। कैल्शियम कार्बोनेट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? अलग। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? अलग। अब जो दो अंडा है उसमें से एक अंडा जो है, ध्यान समझने का कोशिश करना, ठीक है, इसको किस में डुबाएंगे? जल में। जल में डुबाना है। और जैसे ही जल में डुबाएंगे तो अंडा क्या हो जाएगा? आप फूल जाएगा। यानी कि किसको शो कर रहा है? आपका अंतः परासरण को। किसको शो कर रहा है? अंतः परासरण को। यहां तक क्लियर है? और मान लो इसको एक और अंडा है, उसको कौन से विलियन में हम लोग डुबा रहे हैं? नमक विलियन में। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिकुड़ जाएगा। ठीक है। और ये उदाहरण किसका है? आपका बाह्य परासरण। किसका उदाहरण है? बाह्य परासरण का। ज्यादा अच्छा रहेगा किशमिश वाला उदाहरण देना, मोस्ट फेमस है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ लेते हैं परासरण और विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है? परासरण और विसरण में अंतर ध्यान से समझने का कोशिश करना। पहला ध्यान दो जी इधर, ठीक है। सबसे पहला अंतर तुम लोगों को बताया हूँ क्या? परासरण का। ध्यान दो तो परासरण, ध्यान देना ना, परासरण मतलब क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणु का अभिगमन। अधिक सांद्रता की ओर अणु का अभिगमन। अणु का अभिगमन उसको क्या बोलते हैं? हमें क्या बोल रहे हैं हम लोग? परासरण। और जस्ट अपोजिट क्या लिखना? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का अभिगमन क्या कहलाता है? विसरण। क्लियर? दूसरा याद रखना, परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? अनिवार्य है। लेकिन विसरण के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अनिवार्य नहीं है। दो हो गया। तीसरा अंतर तुम लोग लिख सकते हो, केवल विलायक के कण गति करते हैं। केवल
विलायक के कण गति करते हैं, कण गति करते हैं, क्लियर है ना। लेकिन इसमें विलेय और विलायक, विलेय व विलायक दोनों के कण गति कर सकते हैं, दोनों के कण गति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, कितना अंतर हो गया? 3। अच्छा, चौथा याद रखना, परासरण क्रिया केवल द्रव में होता है। परासरण क्रिया का अध्ययन केवल किसमें किया जाता है? द्रव में अध्ययन करते हैं। लेकिन जो विसरण होता है, ठीक है ना, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी, द्रव व गैस दोनों में संभव है। क्लियर है? 4 अंतर काफी है। क्लियर है? परासरण और विसरण में हो गया आपका अंतर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, ये तो हो गया पूरा परासरण क्या होता है, परासरण के प्रकार क्या होता है, परासरण क्रिया इसमें होता है अर्धपारगम्य झिल्ली में। अब परासरण की क्रिया में जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है उसके ऊपर जो दाब लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? परासरण दाब। इस परासरण दाब का मापन कैसे किया जाता है? क्लियर है ना। तो सबसे पहले अब पढ़ेंगे क्या परासरण दाब क्या होता है, इसका मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो जी, परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब। क्या पढ़ रहे हैं आप? परासरण दाब। क्लियर है? परासरण दाब। परासरण दाब का परिभाषा क्या दोगे? परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? आपका परासरण दाब। लिख लेते हैं भाई, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है। क्लियर है? या तो एक परिभाषा हो गया, दूसरा एक और परिभाषा दे सकते हो। ध्यान से समझने का कोशिश करो। क्या करेंगे हम लोग, एक पात्र बना रहे हैं, ध्यान से समझो। ये पात्र को ध्यान से देखना, ये पात्र है, ठीक है। इस पात्र में हम लोग क्या किए, यहाँ पास, ठीक, यहाँ पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना दिया। क्या बना दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पास कैसे करते हैं, देखो इसको ओपन कर दिया हूँ ना मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, पिस्टन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पिस्टन, ऐसा पिस्टन लगा दिए। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अब इधर हम लोग क्या करिए, विलियन भरे। क्या भर दिए? विलियन, ठीक है। और यहाँ पास हम लोग क्या भर रहे हैं, ध्यान देना, शुद्ध विलायक। क्या भर दिए? शुद्ध विलायक। क्लियर है कि नहीं? क्या भर दिए हैं? शुद्ध विलायक। चलो बताओ, सांद्रता किसका ज़्यादा रहेगा, इसका कि इसका? विलियन का, ठीक है। विलियन का सांद्रता क्या रहेगा? ज़्यादा, ठीक है। इसका सांद्रता क्या है? ज़्यादा, ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है? और इसका सांद्रता क्या है आपका? कम। क्लियर है? अब परासरण हम लोग क्या जानते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का अभिगमन। तो ये इधर जाने लगेगा और इधर जब जाएगा, ध्यान समझना, तो पिस्टन क्या होने लगेगा? ऊपर उठने लगेगा। क्लियर है कि नहीं? पिस्टन क्या होने लग जाएगा? ऊपर उठने लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये जो परासरण का क्रिया चल रहा है, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए मैं ऊपर से जितना दाब लगाऊंगा उस दाब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब। समझ आ रहा है कि नहीं? इधर से जितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इधर से प्रेशर लग रहा है, पिस्टन ऊपर उठेगा, तो हम लोग को इतना प्रेशर लगाना है कि ये इधर से विलयन जा ही ना पाए, विलायक के अणु जा ही ना पाए। समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान समझने का कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को अलग अलग पात्र में भरा जाता है तथा उसके मध्य में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा जाता है, लगाया जाता है, ठीक है ना। तो शुद्ध विलायक के जो अणु रहते हैं वो कम सांद्रता होने के कारण अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के क्या होते हैं? गुजरने लगते हैं। अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, इस परासरण की क्रिया इधर जा रहा है, इसको रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जो लगाया गया दाब होता है, ठीक है ना, बैरोमीटर लगा रहता है यहाँ पास हम लोग कितना दाब लगा रहे हैं, उसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब। क्या बोलते हैं? परासरण दाब। मतलब ऐसा भी लिख सकते हो कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाता है? आपका परासरण दाब। क्या कहलाता है? परासरण दाब। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं परासरण की क्रिया में, ठीक है, परासरण की क्रिया में विलायक के अणुओं के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब। ये दाब जा रहा है, तो ये दाब जितना जा रहा है उसको रोकने के लिए जितना लगाएंगे वही परासरण दाब है, या फिर यही दाब को ही बता दो। क्लियर है? मतलब तो वही है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?
समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया किसका परिभाषा, आपका परासरण दाब का। अब ये जो परासरण दाब था इसका मापन करने के लिए वैज्ञानिक थे बर्कले और हार्टले, ठीक ना। बर्कले हार्टले ने अपना एक परासरण दाब मापी यंत्र बनाया, ठीक है। वो परासरण दाब मापी यंत्र कैसा था, हेडिंग डालो तो पहले, परासरण दाब का मापन, परासरण दाब का मापन, ठीक है। कौन सा यंत्र द्वारा, बर्कले हार्टले विधि, बर्कले हार्टले विधि द्वारा, ठीक है। पूरा डायग्राम से कवर हो जाता है। बर्कले हार्टले विधि कैसा, ध्यान समझना, ठीक। हम लोग क्या किए, ध्यान दो, ऐसा एक पात्र बना दिया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इस पात्र, देखो संकेंद्री नलिका होता है, धातु का बना क्या होता है, दो संकेंद्री नलिका, ये देखो दोनों का केंद्र समान है, इसका केंद्र इस वाले का, बड़े वाले का, और इसका भी केंद्र क्या है, समान। अच्छा, इसमें ना विद्युत रासायनिक विधि से बना हुआ वही कॉपर फेरोसाइनाइड का क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली होगा, क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ये कॉपर फेरोसाइनाइड का बना हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पास, झिल्ली लगा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। ये विद्युत रासायनिक विधि से बना हुआ क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड का झिल्ली, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिजाइन टाइप का एकदम मस्त बनाने के लिए चलो कर देते हैं भाई थोड़ा बहुत हेर फेर, ताकि तुम लोग को लगे मत कि एकदम अलग है क्या करके, ठीक है। देखो ये ऐसा ही है, कुछ नहीं, हल्का सा चेंजेस कर रहा हूँ, देखो ये ऐसा हुआ, ठीक। ध्यान दो, ठीक है। इधर देखो, ये बन गया, ठीक। ऐसा इस टाइप का है पात्र, ठीक। अब ये जो पात्र है, ध्यान देना ना, ठीक है। इसमें ऊपर में हम लोग क्या डाले हैं, विलियन डाले हैं, क्या डाले हैं, विलियन, यहाँ पास है विलियन है, यहाँ पास भी नीचे में भी क्या है, विलियन है, और यहाँ पास क्या है, शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब ध्यान देना, यहाँ पास ऊपर में ना, ऊपर में एक क्या कहानी है, ध्यान दो तो, ठीक है। ऐसा ऐसा, ठीक, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है, क्लियर है। ये देखो, ठीक, ये देखो, यहाँ पास से क्या लगा हुआ होगा, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पिस्टन, क्लियर है। पिस्टन बना देते हैं, ये देखो ये पिस्टन, ठीक, ये पिस्टन है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये पिस्टन क्या लगा हुआ है, पिस्टन, और इस पिस्टन के बगल में हम लोग क्या लगा देते हैं, बैरोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पास क्या लगा देते हैं, बैरोमीटर, ठीक है, दाब मापी यंत्र जी, क्लियर है, जिससे हमको पता चले कि कितना दाब है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पास ध्यान दो, यहाँ पास एक नली लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, यहाँ पास एक नली लगा देते, ठीक, यहाँ ऐसा, ये नली है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। ध्यान देना ना, अब होता क्या है, पूरा कहानी समझो, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पास एक टोटीदार क्लिप भी लगा देते हैं ना, ऐसे, चलो ऐसे कर देता हूँ, क्लियर, ऐसा, ठीक है। इतना अच्छा बना, इसको लास्ट में ऐसे कर दिया, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। देखो, एक शुद्ध विलायक रखिए, ठीक है, शुद्ध विलायक है, इसमें क्या डाले हम लोग, विलियन डाले, क्या डाले हैं, विलियन। अब हम लोग को पता है कि परासरण की क्रिया होगी, परासरण की क्रिया में क्या होता है, ध्यान समझना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का क्या होता है, अभिगमन होता है। पहले तो ध्यान देना, यहाँ पास टूटीदार कीप की सहायता से कोई भी, जिसका भी हम लोग को परासरण दाब ज्ञात करना है, उस पदार्थ को हम लोग इसके माध्यम से डालेंगे, और ये एक लेवल ए तक चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा, लेवल ए तक। इसमें पूरा भरा हुआ है जी, ये देखो, क्लियर है, यहाँ तक भरा हुआ है। अब क्या होता है, परासरण की क्रिया शुरू होगा, परासरण का क्रिया शुरू होगा तो जो जल के अणु हैं या कोई भी हमारा जो द्रव है, उसका कम सांद्रता वाले से किधर जाएगा, वो अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब जाएगा तो उतने टाइम हम लोग पिस्टन से क्या लगाएंगे, दाब, ताकि ये जो परासरण की क्रिया है वो क्या हो जाए, रुक जाए।
और रुक करके जैसे देखो इधर जाते रहेगा तो ये जो जल का अणु है वो नीचे तक आ जाएगा, बी तक आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन जब हम लोग ध्यान समझने का कोशिश कर, जब ऊपर से पिस्टन से दाब लगाएंगे तो ये वापस कौन से बिंदु में आ जाएगा, फिर से ए बिंदु में। क्लियर है। तो इस बिंदु बी से ए तक ले जाने में कितना दाब आरोपित किया, वही परासरण दाब को रोका होगा, यानी कि वही ये जो दाब लगा रहा था उसको इक्वल ही तो दाब लगाया होगा। ठीक है। तो इससे हम लोग क्या माप लेते हैं, परासरण दाब को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। ठीक है। तो बर्कले हार्टले ने, ध्यान समझना, परासरण दाब का मापन करने के लिए एक यंत्र बनाया जिसको हम लोग बर्कले हार्टले का परासरण दाब मापी यंत्र कहते हैं। इसमें गन मेटल का बना हुआ, ध्यान समझना, धातु का 2 संकेंद्रीय नलिका होता है जिसका केंद्र एक समान होता है। अंदर की नली में शुद्ध विलायक भरा जाता है तथा बाहर की नली में विलयन भरा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। शुद्ध विलायक के एक साइड में हम लोग लगा देते हैं टोटीदार कीप, क्या लगा देते हैं, टोटीदार कीप। ठीक है ना। और एक साइड लगाए रहते हैं हम लोग क्या, सूचक बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब ऊपर में क्या लगा रहता है, आपका पिस्टन। क्लियर है। जब परासरण की क्रिया शुरू होता है तो प्रारंभ में जल का स्तर क्या रहता है, 1। ठीक है। लेकिन बाद में धीरे से क्या हो जाता है, घट करके B। ठीक है। अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण दाब मापी द्वारा क्या लगाया जाता है, सॉरी पिस्टन द्वारा क्या लगाया जाता है, दाब। ठीक है। जितना दाब लगाते हैं जिससे कि ये बिंदु B में जो जल आ गया वो पुनः कहाँ तक चला जाए, A तक चला जाए। क्लियर है कि नहीं। तो इसके आधार पर हम लोग ये कितना प्रेशर लगाए जिससे ये बिंदु A तक चला गया, समझ आ रहा है कि नहीं, बिंदु A तक चला गया। ठीक है। उसको माप लेते हैं, इससे हमको पता चल जाता है परासरण दाब। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ये है आपका किसका संयंत्र, बर्कले हार्टले का संयंत्र, किसका मापन करने के लिए, परासरण दाब का मापन करने के लिए। नोट्स हम पूरा इसका डिटेल है, कभी भी आएगा लिखना पूरा उसके बारे में, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, उसके बारे में, इसका यंत्र का वर्णन, फिर लास्ट में क्या, डायग्राम। डायग्राम ही मेन है, डायग्राम से सब समझ आ गया, सब थ्योरी पढ़ लोगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब परासरण दाब का मापन कैसे करते हैं इसके बारे में तो हम लोग जान लिए। ठीक है। अब वान हाफ ने परासरण दाब के ही बताने के लिए, ठीक है ना, अपना एक नियम दिया, एक समीकरण दिया। क्लियर है। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वान हाफ समीकरण। क्या बोलते हैं, वान हाफ समीकरण। याद रखना इसी चैप्टर में वान हाफ गुणांक है वो अलग है, ये क्या है, वान हाफ समीकरण है, या इसी को बोलते हैं परासरण दाब का नियम। क्या बोलते हैं, परासरण दाब का नियम। ये नियम क्या बोलता है, जो परासरण दाब होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है ना। ध्यान समझना, कोई तनु विलयन है, ठीक है ना, जिसमें विलायक की मात्रा क्या है, ज्यादा, तो तनु विलयन का जो परासरण दाब है, ध्यान समझना, तनु विलयन का परासरण दाब, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, पाई से। टेम्परेचर कैसा होता है, स्थिर होता है, स्थिर ताप पर। तनु विलयन का परासरण दाब जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, पाई से, ये स्थिर ताप पर विलयन के, ताप पर विलयन के सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है। ध्यान से समझने का कोशिश करो। क्या बोल रहा हूँ, तनु विलयन है तो पहला चीज परासरण दाब के लिए कैसा विलयन होना चाहिए, तनु। दूसरा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, स्थिर। क्या होना चाहिए, स्थिर। तो स्थिर ताप पर पाई जो रहता है, परासरण दाब रहता है, समानुपाती होता है किसे, विलयन के सांद्रता के। क्लियर है ना। सांद्रता को किससे शो कर रहे हैं, सी से। ठीक है। जैसे ही समानुपाती हटाओगे, पाई इज इक्वल टू CRT। क्या आ जाएगा, CRT। चूंकि C इज इक्वल टू सांद्रता है, सांद्रता किसे कहते हैं, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है। NB/V। ठीक है ना। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे ये क्या है, आयतन। क्या होता है, आयतन, इसको बोलते हैं। अब हम लोग को पता चल गया पाई इज इक्वल टू क्या होता है, NB/V इंटू RT। अब सबको पता है चूंकि NB इज इक्वल टू क्या होता है, WB/MB। क्या होता है, WB/MB। तो पाई इज इक्वल टू WB/MB इंटू V इंटू RT। ये MB इधर चला जाएगा तो MB इज इक्वल टू, ठीक है, WB/पाई इंटू V इंटू R इंटू T। समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया, ध्यान समझना, परासरण दाब की सहायता से, परासरण दाब की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वांट हाफ समीकरण। क्या बोलते हैं, वांट हाफ समीकरण। समझ आया कि नहीं। ठीक है। परासरण दाब किससे शो कर रहा हूं मैं, पाई से। यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का अनुसंख्यक गुणधर्म का, ठीक है,
कितना टॉपिक, टोटल 4 टॉपिक, जिसमें वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन था, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और सबसे लास्ट परासरण दाब। ये भी क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे परासरी विलयनों के बारे में, समपरासरी, अल्प परासरी और अति परासरी विलयन किसे कहते हैं, उत्क्रम परासरण किसे कहते हैं, और इसके विविध जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे उनके बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।